Good evening, everyone. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are well and your preparation is going good. Today I am going to discuss Theory Class 2 for Paper 2. ऑलरेडी थ्योरी क्लास 1 कंप्लीट हो गई है, तो अगर आपने नहीं देखी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें. उसमें मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा कवर किया था, तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखें. आज की वीडियो में मैं प्लास्टिक और हैजर्डस वेस्ट से रिलेटेड पूरा डिटेल में कवर करूंगी. सभी ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, बिकॉज डाटा जो है वो वीडियो में स्लाइड में कम रहेगा और जो मैं बोलूँगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा. लाइन टू लाइन मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सब चीज़ें बेसिक से कवर कराऊंगी. आपकी कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं होगी. सिलेबस भी आपका पूरा कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आउटसाइड जो डाटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो भी यहाँ पर मैं कवर कराऊंगी. और बुक्स और सोर्सेज से रिलेटेड कुछ क्यूरीज आई थी, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो वीडियो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय आवर एक्सपर्ट टीम, जो ऑलरेडी इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. देयर आर मल्टीपल सोर्सेज एंड द बुक्स, तभी उसके बाद जो निचोड़ रहता है, जो कंक्लूजन रहता है, उसके बेसिस पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है. तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको इतनी सारी बुक्स ना पड़े, और हर कोई जो है इतनी बुक्स नहीं परचेज कर सकता है और हर किसी के पास ये बुक्स जो है अवेलेबल नहीं होती है. इसलिए हमारा यही पर्पस रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा डाटा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए वीडियो में. तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, वीडियो से ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा. पीडीएफ से इतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वीडियो में मैं सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और आप जो है सुनने के बाद यहाँ से डाउट भी पुट अप कर सकते हैं, आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे रिलेटेड विद द थ्योरी. तो डाउट के लिए आप जो है मेन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं. ट्राई कीजिएगा कि आप लेक्चर को, टेस्ट सीरीज को लाइव आकर ही सॉल्व करें, बिकॉज लाइव में मैं अवेलेबल रहती हूँ, आपके कमेंट्स देखती हूँ, आपके डाउट्स देखती हूँ. योर डाउट्स विल बी सॉर्ट आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास. तो जल्दी क्लास के खत्म होते ही आपके सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाएंगे. व्हाट इज प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक अपशिष्ट क्या है? प्लास्टिक मीन्स एक मटेरियल होता है विच कंटेन सम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ हाई पॉलीमर. तो प्लास्टिक जो है एक ऐसी सामग्री होती है जिसमें उच्च बहुलक के आवश्यक घटक रूप में पाए जाते हैं. तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द प्लास्टिक्स लाइक पॉलीइथाइलिन टेरिपेथाइलेट, जिसको पीईटी भी बोला जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन HDPE. थर्ड इज द विनाइल, वी से डिनोट करते हैं जिसको. नेक्स्ट इज लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन LDPE भी बोलते हैं. पॉलीप्रोपाइलिन शॉर्ट फॉर्म इज PP. पॉलीस्टाइरिन रेजिन्स दैट इज PS. और मल्टी मटेरियल्स भी है विच कम अंडर द प्लास्टिक्स लाइक एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन ABS. पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड, पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीब्यूटाइलिन टेट्रापेथाइलेट PBT. तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं दीज आर कम अंडर द हेडिंग ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक अपशिष्ट को आपको एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज प्लास्टिक जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर इसको कवर किया जाता है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेट और ड्राई से रिलेटेड मैंने आपको डाटा बताया था, समझाया था. तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से. वी विल सी द डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट. तो हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो आप मार्केट में जब कोई भी चीज़ प्लास्टिक की परचेज करते हैं तो आप देखेंगे कि बोतल के नीचे एक साइन रहता है. तो उस साइन का क्या मतलब होता है? तो ये साइन जो है अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे कि येलो हो गया, ग्रीन हो गया और रेड हो गया. तो येलो कलर का जो साइन होता है ये डिनोट करता है PET प्लास्टिक को. तो PET मैंने आपको बताया पॉलीइथाइलिन टेरिपेथाइलेट मीन्स पॉलीथीन टेरिपेथाइलेट जो है वो डिनोट करता है येलो कलर के जो साइन बना होता है. तो ये प्लास्टिक जो होता है आपको क्वेश्चन के साथ, मतलब सावधानी के साथ इस प्लास्टिक को आपको यूज़ करना है, एंड इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. तो ये हार्मफुल हो सकता है. सेकेंड टाइप देखते हैं. ग्रीन कलर का जो साइन होता है वो डिनोट करता है HDPE को. HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, मीन्स उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन. तो ये उच्च घनत्व वाला जो पॉलीथीन होता है ये सेफेस्ट चॉइस प्लास्टिक को डिनोट करता है. इसका मतलब है ये प्लास्टिक जो है ये हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, इससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. थर्ड कलर देखते हैं, दैट इज रेड कलर जो है
ये डिनोट करता है वी, दैट इज विनाइल को। तो विनाइल का आप देख सकते हैं, ये विनाइल का प्लास्टिक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फोटो में आप देखिए, पिक में इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये जो प्लास्टिक होता है इट इज, इसका मतलब होता है कि डेंजरस है, रेड कलर का साइन होता है इसके ऊपर, और इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़्यादा यूज़ इसका ज़रूरी हो तभी यूज़ करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है और इन्वायरमेंट के लिए भी ये हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीएस। पीएस हमने अभी आपको बताया है कि पॉलीस्टायरीन रेजिन्स के लिए डिनोट करता है। जो भी फूड पैकेजिंग में मटेरियल्स यूज होते हैं या फिर कोई भी प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं खाने के लिए आप लोग, जो डिस्पोजेबल जिसको बोला जाता है, जो थर्माकोल से भी बनती है और पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक से भी बनती है। तो ये क्या होता है कि इसको वन टाइम ही यूज करना होता है, इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये हेल्थ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस एक एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक फोम मटेरियल भी कहलाता है। तो ये सॉलिड बीड्स ऑफ पॉलीस्टायरीन से बनता है। तो आप नीचे फ्लो डायग्राम में देखिए, ईपीएस रेजिन्स है, इसको एक्सपेंड किया, इसको फैलाने के बाद ये बड़ी बॉल्स बन जाती है थर्माकोल की, उसके बाद इसको मोल्डेड फॉर्म में, पैकेजिंग फॉर्म में इसको बना दिया है। तो कोई भी सेफ मटेरियल के लिए इसकी थर्माकोल का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा पैकेजिंग में इसको यूज किया जाता है। तो ये कैसे बनता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस जो होती है इसके अंदर, पॉलीस्टायरीन बीड्स के अंदर, उससे ये बनाया जाता है, जिस वजह से इसकी एक्सपेंशन होती है, ये फूलता है, बीड्स जो होती हैं। और जो ये गैस होती है ये एक्सपेंड हो जाती है जब इसको हीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और ये जो है क्लोज सेल्स ऑफ ईपीएस की फॉर्म में हमें मिलती है। तो ये एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन के ऊपर मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या होते हैं प्लास्टिक वेस्ट के। तो प्लास्टिक कचरे के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये है एनवायरनमेंट के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। कन्वेंशनल जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो कैसे हमारी हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे बुरे इफेक्ट डालता है। तो जो भी ये प्लास्टिक्स होते हैं, जब हम इसको लैंड के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, जो यूजलेस प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं जैसे कि पॉलीथीन वगैरह है, इसको गार्बेज में हम फेंक देते हैं, तो ये वहाँ की जो साइड्स होती है उसको और ज़्यादा अगली और अनहाइजीनिक बना देता है, जो इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल गैसेस होती है वो रिलीज करती है। इसके डिस्पोजेबल, तो ये डिस्पोजेबल नहीं होता है, तो इसको डिस्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी। तो जो ये कन्वेंशनल प्लास्टिक्स होते हैं, इनके यूज से लेकर इनके डिस्पोजल तक इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इनको कैसे कैसे प्रॉब्लम सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा ये मनुष्य और जानवरों के लिए संबंधी प्रजनन, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करते हैं, कॉज करते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जो है एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिजीजेस होती हैं। तो इसमें जो है कन्वेंशनल प्लास्टिक जो है एक हार्मफुल मटेरियल रिलीज करते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसका नाम है डायोक्सिन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डायोक्सिन क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि जब हम प्लास्टिक्स को बर्न करते हैं, स्पेशली जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक होता है, ये डायोक्सिन रिलीज करता है, और साथ ही साथ फ्यूरोन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करता है। तो ये डायोक्सिन जो होता है ये एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट होता है, एंड इट बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डर्टी डजन, मतलब एक ग्रुप ऑफ डेंजरस खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं उससे ये बिलोंग करता है, जिसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मतलब पीओपी भी कहते हैं। तो जो ये डायोक्सिन होता है ये मेनली फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरली जो केमिकली रिलेटेड पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजो जो पैरा डायोक्सिन होते हैं, दैट इज PCDDC, उससे बिलोंग करता है, और साथ ही साथ ये पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोफ्यूरोन दैट इज PCDF से भी बिलोंग करता है। तो डायोक्सिन की जो है आपको एग्जाम में दे देंगे कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको बताना है POP, PCDDC, PCDFS। तो इसकी फुल फॉर्म आप सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। POP की फुल फॉर्म होती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एंड PCDDS की होती है पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजो पैरा डायोक्सिन, और PCDF की होती है पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोफ्यूरोन्स।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये सारे जो फूड स्टफ्स होते हैं उसको कंटामिनेट कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई भी खाने की चीज़ को प्लास्टिक में जो है पैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंटामिनेट कर देती है। अब ये कंटामिनेट कैसे करती है, ये जो है खाद्य पदार्थों को कैसे दूषित करती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो जो प्लास्टिक के अंदर जो टॉक्सिक डाइज होती हैं वो लीचिंग की प्रोसेस से रिलीज हो जाती हैं और वो पैथोजन जो है वो रिलीज कर देती है फूड स्टफ, खाने की जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर, और वो उसको दूषित कर देती है। इसलिए इसको यूज़ करना इसका अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो केयरलेस डिस्पोजल करते हैं, जैसे कि चौक्स, ड्रेन्स का, या फिर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको नाले के अंदर या कचरे के अंदर ऐसे ही फेंक देते हैं, वो डिस्पोज नहीं हो पाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो प्लास्टिक होते हैं, सबसे पहले अगर उसको हम ड्रेनेज सिस्टम में फेंक देते हैं तो वहाँ के ड्रेन सिस्टम जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है। वो किस वजह से होता है, जो वहाँ की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो उसकी पोरोसिटी को ब्लॉक कर देती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो भूजल पूर्ण भरण होती है उसकी समस्या वहाँ पर पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है वो सोइल के माइक्रोब एक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो जो भी सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी गतिविधि को वो क्या कर देता है, बाधित कर देता है, और इसकी वजह से जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो जो मिट्टी की उर्वरता है वो खराब हो जाती है और सोइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहती है। नेक्स्ट हार्मफुल क्या है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के कचरे जो होते हैं, ये बैग होते हैं, वो सोइल की फर्टिलिटी को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे खराब करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ मैन्योर होते हैं सोइल के अंदर, वो बहुत टाइम तक जो है उर्वरक नहीं रहते हैं और वो सोइल जो होती है वो खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी नहीं रहती है। Now, what are the duties of waste generator? अपशिष्ट जनरेटर के क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये ड्यूटीज है, वेस्ट जनरेटर जो होता है, जो भी वेस्ट फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि इसको कम से कम सेग्रीगेट करें, मिनिमाइज करें इसकी जनरेशन को और इसकी सेग्रीगेशन को। ठीक है, तो अलग अलग करने की जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस बताई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेग्रीगेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि जो भी सेग्रीगेटेड प्लास्टिक होता है उसको हैंड ओवर करना चाहिए टू द रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर। तो प्लास्टिक के लिए रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स होते हैं। वेस्ट पिकर का मतलब होता है कि जो पंजीकरण पूर्ण चक्र करता होते हैं, कचरे को संग्रह करते हैं, या एजेंसियां जो होती है उससे जुड़ी हुई जो कलेक्ट करती है, आपको उन्हीं को ये प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हैंड ओवर करना चाहिए। ये एक वेस्ट जनरेटर की इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी देखते हैं क्या है। जो लोकल बॉडीज होती हैं वो एक स्पेसिफिक रूल्स बनाती है कि यूज़र को जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक फीस देनी पड़ेगी, जो शुल्क होता है उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है, जो भी स्थानीय निकाय हैं उनके नियमों के अनुसार ही उनकी निर्दिष्ट उपयोगकर्ता जो है वेस्ट जनरेटर है उसको वो शुल्क देना चाहिए, फीस पे करनी चाहिए टाइमली। नेक्स्ट ड्यूटी है कि हर एक पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इन द ओपन स्पेस, जिसमें क्या होता है कि जो भी सर्विसेज होती है फूड स्टफ से रिलेटेड प्लास्टिक की और या उसकी मल्टीलेयर जो पैकेजिंग होती है उसको सेग्रीगेट करना चाहिए और उस वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर खुले में कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है रिलेटेड विद रिलीजियस या सोशल फंक्शन है, तो वहाँ पर जो प्लास्टिक होता है या मल्टीलेयर जो पैकेजिंग होती है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए और जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको मैनेज करना चाहिए, वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ प्लास्टिक वेस्ट इज यूज फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। तो कैसे जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो सड़कों के निर्माण के लिए कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जैसे कोई बैग हो गया, कप हो गई या बोटल्स होगी, उनको क्या करना चाहिए, जो पॉली इथाइलिन से बनती हैं, पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीस्टाइरिन रेजिन से बनती है, उनको कट कर देना चाहिए स्मॉल पीसेस के अंदर। साइज आपको याद रखना है कितना होना चाहिए, 2.36 mm एंड 4.75 mm यूजिंग द श्रेडिंग मशीन। तो इसमें कौन सी मशीन का यूज होता है, श्रेडिंग मशीन का। दूसरा स्टेप देखते हैं क्या होता है, जो एग्रीगेट मिक्स होता है उसको हीट करते हैं
165 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एज पर द HRR स्पेसिफिकेशन। तो फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सिंग चैम्बर के अंदर, जैसे कि फ़ोटो में दिखा हुआ, ध्यान से देखिए। जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक होता है इट इज़ एडिड एट द रेट ऑफ 8% ऑफ ब्यूटेमन। तो इसमें कितना परसेंट ब्यूटेमन डलता है? 8%। थर्ड स्टेप देखते हैं क्या होता है। जो ब्यूटेमन होता है इट इज़ टू बी हीटेड विद द मैक्सिमम ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस। तो ब्यूटेमन को ऐड करने के बाद भी इसको कितने उस पर हीट देना चाहिए, तापमान जो है इसका कितना होना चाहिए? 160 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जो मटेरियल हमने इसमें मिक्सचर डाला है वो अच्छे से बाइंड हो जाता है, जुड़ हो जाता है और उसकी वीक बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो जो है नाजुक नहीं रहेगा। उसके बाद स्टेप 4 जो है उसको चैम्बर के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे ये पिक में दिखाया हुआ है, इसको देखिए। और जो श्रेडेड प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके बाद उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर इसको कोट करते हैं विद द यूनिफॉर्मली एग्रीगेट, इसका बनाते हैं, मतलब कि सारी चीज़ों को एक जितनी मात्रा में इसको ऐड करके मिक्स कर लेंगे। विद इन 30 to 60 सेकेंड्स के अंदर ये करना होता है और फिर इसको एक ऑयली लुक देनी होती है। आफ्टर दैट जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको मिक्स करना होता है। जो बिटुमिन मिक्स हमने अभी देखा है कैसे बनाया है, उसके बाद जो रिजल्टेड मिक्सचर होता है उसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें रोलर यूज़ होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 8 टन की कैपेसिटी होनी चाहिए। लास्ट स्टेप देखते हैं क्या है। जो रोड जो होता है इट इज़ लाइंग विद द टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पे रोड का जो है टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होगा। और जो रोलर होता है इट इज़ यूज विद द कैपेसिटी ऑफ 8 टन की कैपेसिटी उस रोलर की होनी चाहिए कि वो इतना मिक्सचर जो है वहाँ पर लोड उठा सके। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्लास्टिक वेस्ट के हमने पीसेस किए थे उसका साइज कितने से कितने तक होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए सब जल्दी। व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर द प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक कचरे के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर सकते हैं सही यूज़ के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है उसका एक पॉली ब्लेंड बनाया जाता है। तो पॉली मतलब मिश्रण जो है वो तैयार किया जाता है। जो भी संशोधित प्लास्टिक कचरे का होता है उसको एक पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि उसको हम यूज़ कर सकें अदर प्रोसेसेस के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा है कि रोड बनाने के लिए कैसे हम प्लास्टिक का वेस्ट है उसमें यूज़ करते हैं बिटुमिन ऐड करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉली ब्लेंड बन जाता है रिसाइकिल्ड प्लास्टिक वेस्ट का पाउडर फॉर्म में हमने उसको बना लिया, उसके बाद उसमें हमने बिटुमिन का मिक्सचर ऐड कर दिया। तो जो ये ब्लेंड बन जाता है उसको फिर रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। तो जो ये बिटुमिन होता है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी वाटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्या करता है कि जो सड़क बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है, कोलतार यूज़ होता है, उसको और ज़्यादा पक्की सड़क बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक तरह से रोड की लाइफ को इंक्रीज करता है। तो दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल कि प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे रोड कंस्ट्रक्शन में अच्छे के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बिटुमिन फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज हैजर्डस वेस्ट। खतरनाक अपशिष्ट क्या होता है? तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और पब्लिक हेल्थ पे भी। तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हैजर्डस वेस्ट की पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चीज़, मटेरियल जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये रिलीज होता है जिसकी वजह से पब्लिक की हेल्थ को डैमेज हो रहा है या फिर इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ हैजर्डस सब्सटेंस। तो इसको ब्रॉडली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो बिकॉज ऑफ इसकी जो फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट पाती है या इन्वायरमेंट के ऊपर, दीज आर कम अंडर दिस स्पेशल मैनेजमेंट ऑफ द हैजर्डस वेस्ट। तो मोटे तौर पे जो कचरा होता है उसको परिभाषित कैसे करते हैं, उसकी भौतिक या रासायनिक विशेषताओं को देखते हुए कि किस तरह से उसकी जो भौतिक और रासायनिक जो विशेषताएं हैं वो मानव के स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए किस तरह खतरा पैदा कर रही है। तो इसकी फॉर्म में जो है हैजर्डस वेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी हैजर्डस जो सब्सटेंस होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये जो है खतरनाक अपशिष्ट है। तो सबसे पहले होता है उसकी टॉक्सिसिटी। उसकी टॉक्सिसिटी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये हैजर्डस है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ है इग्नाइटेबिलिटी, तो वो कैसे इग्नाइट हो रहा है। थर्ड है उसकी कोरोसिविटी
और फोर्थ है उसकी रिएक्टिविटी, दैट इज वो एक्सप्लोजिव है कि नहीं है। तो कितने टाइप्स होते हैं, कितनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी हैजर्डस सब्सटेंस को एग्जिबिट करने की, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अब हम देखेंगे कि हैजर्डस सब्सटेंस के सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके स्रोत क्या हैं। तो हैजर्डस सब्सटेंस जो होता है ये सबसे बड़ा सोर्स इसका है हाउस होल्ड, तो ये हाउस होल्ड से रिलीज होता है। दूसरा है कोई भी लोकल एरिया हो गया, मतलब जो आसपास के निर्माण गतिविधि एरिया हो गई, या फिर कोई भी अर्बन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एरिया वहाँ से ही रिलीज हो सकता है, या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, हॉस्पिटल है, कोई लेबोरेटरी है, या कोई भी पावर प्लांट है। तो ये सारे क्या हैं, हैजर्डस वेस्ट के सोर्सेज हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सोर्सेज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। टेस्ट में भी मैं आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखते हैं डिटेल में, हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो हैजर्डस वेस्ट के अंदर आते हैं। तो हाउ वी कैन गिव द केयरफुल ट्रीटमेंट टू द हॉस्पिटल वेस्ट, को हम कैसे केयरफुली ट्रीट करें या डिस्पोजल कैसे करें, इसको इसका निपटान कैसे करें, ये डिटेल में देखेंगे। तो हैजर्डस वेस्ट जो होता है, जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है, इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं या अदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो ये जो वेस्ट होते हैं इसको जरूरी है कि इसको हम सावधानी से इसका ट्रीटमेंट करें और इसका निपटान करें। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, इंसिनरेटर्स यूज़ करने होते हैं। तो इंसिनरेटर्स क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसमें बर्न किया जाता है, और उसकी वजह से वो उसके जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट डिस्पोजेबल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट का एक तरीका है इंसिनरेटर। Now we will discuss the different schedules related with the hazardous waste। तो ये शेड्यूल, ये अनुसूची अभी ज़रूरी है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम अनुसूची 1 पढ़ेंगे। शेड्यूल 1 में क्या आता है, तो इसके अंदर जो भी खतरनाक उत्पन्न अपशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं वो शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है, गिवन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो भी एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन होता है पेट्रोकेमिकल्स का। तो पेट्रोकेमिकल्स जैसे कॉपर वगैरह जो मेटल होते हैं, लेड हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, या जो भी एसिड्स होते हैं वो सब शेड्यूल 1 के अंदर आ जाएगा। तो इससे जो भी वेस्ट प्रोसेसेस जनरेट होती हैं, दीज आर कम अंडर द हैजर्डस वेस्ट शेड्यूल 1। तो ये भी आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल है, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है हैजर्डस वेस्ट के। सेकेंड शेड्यूल देखते हैं, अनुसूची 2 के अंदर क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो इसके अंदर 3 क्लासेस आती हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास ए जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो लीचेबल जो कंसंट्रेशन लिमिट्स होती हैं उसके बेसिस पे क्लास ए को डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी लीचिंग प्रोसीजर्स होते हैं, सोल्यूबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन होती है, तो ये सब क्लास ए के अंदर आ जाएगा। तो इसकी जैसे मरकरी है, मरकरी की 0.2 है, ठीक है, लीचेबल कंस्ट्रक्शन है, और लेड की 5 है, और बेंजीन की कितनी है 0.5 है। तो ये डाटा भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी क्लास ए के अंदर सूची 2 की जो हैजर्डस वेस्ट है, मरकरी का कितना जो इसमें कंसंट्रेशन मेंशन है। तो आपको बताना होगा 0.2 मरकरी के लिए है, और बेंजीन के लिए कितना है 0.5 है। क्लास बी में देखते हैं क्या आता है, ये जो है टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एस्बेस्टोस आता है। तो क्लास बी के अंदर कौन से मेटल्स आ जाएंगे, एस्बेस्टोस आ जाएंगे। क्लास सी में आते हैं वो हैजर्डस मटेरियल्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है फ्लेमेबल होती है, मतलब जो ज्वलनशील होते हैं या कोरोसिव रिएक्टिव हो, जो जल्दी रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोजिव या टॉक्सिक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो क्लास सी के अंदर आ जाएंगे। तो ये शेड्यूल 2 के अंदर आती हैं तीनों क्लासेस, इसको आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। अब शेड्यूल 3 देखते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर जो है अनुसूची 3 के अंदर वो मटेरियल्स आते हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसल कन्वेंशन। तो डिफरेंट बेसल कन्वेंशन है इसमें, ये मैं आपको एक लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये भी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अब शेड्यूल 4 देखते हैं, इसके अंदर कॉमनली रिसाइक्लेबल हैजर्डस वेस्ट आते हैं। तो वो खतरनाक जो वेस्ट है, कचरा है, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, वो कौन सी अनुसूची में आता है,
4th अनुसूची में आता है, जिसके एग्जाम्पल क्या है, लेड एसिड बैटरीज हो गए, वेस्ट से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी वेस्ट है वो सब इसके अंडर आ जाएंगे। पेंट के रेजिड्यूज हो गए, जो भी पेंट वगैरह में जो डिब्बे बॉक्स वगैरह यूज किए जाते हैं जो बच जाते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, या वेस्ट ऑयल जो होता है वो इसके अंडर आ जाएगा शेड्यूल 4 के अंदर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, शेड्यूल 2 अनुसूची 2 के अंदर कौन से वेस्ट मटेरियल्स आते हैं। शेड्यूल 5 पढ़ते हैं, जिसके अंदर ऑयल्स का यूज़ किया जाता है जो रिसाइकलिंग में यूज़ होते हैं, वो सभी ऑयल और फ्यूल्स जो भी वेस्ट ऑयल से डिराइव किए जाते हैं। तो जो भी वेस्ट मतलब अपशिष्ट तेल होता है उसमें से जो ईंधन प्राप्त किया जाता है वो शेड्यूल 5 के अंदर आता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये हैजर्डस वेस्ट जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो जो भी हैजर्डस वेस्ट को रखने वाले कंटेनर होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो उन्हीं से ये वेस्ट जो है उत्पन्न होता है। जैसे कि हम क्लीनिंग वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं कंटेनर, तो वही जो है हैजर्डस वेस्ट का एक सोर्स बन जाता है। तो हैजर्डस वेस्ट की हैंडलिंग के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं या वेस्ट यूज़ होते हैं, तो दीज आर द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दीज प्रोसेसेस। पेंट्स वगैरह हो गए, जैसे पेंट के डिब्बे हो गए, या फिर पिगमेंट्स हो गए, इंक वगैरह होगी उसकी बॉक्स हो गए, तो ये सब जो होते हैं ये प्रोसेसेस होती है जो हैजर्डस वेस्ट को जनरेट करती हैं। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे एस्बेस्टोस हो गया, तो ये एस्बेस्टोस जिस मटेरियल के अंदर कंटेन होता है तो वही जो है हैजर्डस वेस्ट का एक प्रोसेस है जो इसको जनरेट करता है, इसको उत्पन्न करता है। We will see why it is necessary to handle the hazardous waste properly। जो खतरनाक वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको हमें ज़रूरी क्यों है कि उसको हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी अगर हैजर्डस वेस्ट है वो एक्सप्लोजिव है, मतलब वो खतरनाक है, वो नॉर्मली क्या होता है अनस्टेबल होता है और ईजिली वॉयलेंट चेंज हो जाता है उसका बिना कोई सिग्नल के, बिना कुछ बताए। तो हमें इस हैजर्डस वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। दूसरा जो हैजर्डस वेस्ट है वो क्या होता है फ्लेमेबल, जो इजीली कैच कर सकता है फायर, तो उसको हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। तो ये भी सस्टेन कंबशन होता है इसका, ये फ्लेमेबल वेपर्स इसमें से प्रोड्यूस होते हैं कितने टेम्परेचर पे, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस पे। थर्ड जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हैजर्डस वेस्ट है वो फ्लेमेबल ही हो या फिर एक्सप्लोजिव भी हो, तो वो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है। मतलब कि अगर वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करके वो खतरनाक हो सकता है अगर वो ना भी हैजर्डस हो, जैसे कि वो ऑक्सीजन अगर यील्ड करता है या कंट्रीब्यूट करता है टू द कंबशन ऑफ अदर मटेरियल, तो दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट करके वो उसको हैजर्डस वेस्ट की कैटेगरी में बना सकता है। तो उसको भी जो है हमें ज़रूरी है प्रॉपरली अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टॉक्सिक। तो टॉक्सिक कैसे हो सकता है, ओरल, मतलब ओरल फॉर्म में जो है उसकी कैसे पता चलेगा, कंसंट्रेशन कितनी होती है, LD 50 से लेस देन 2500 mg पर kg। इनहेलेशन मतलब वो एयर के थ्रू आप उसको या इनहेल कर सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को, तो जिसकी कितनी कंसंट्रेशन होती है, LD 50 लेस देन 4300 mg पर kg। तो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है पॉइजन। तो पॉइजन भी जो हैजर्डस वेस्ट है जिसको ज़रूरी होता है कि हमें अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, बिकॉज ये कोई भी सब्सटेंस या वेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से सीरियस कोई भी इंजरी, हार्म हो सकता है या डेथ भी हो सकती है ह्यूमन की, अगर इसको हमने बाय मिस्टेक स्वेलो कर लिया या इनहेल कर लिया या फिर हम इससे हमारी स्किन कॉन्टेक्ट में आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉइजनस हैजर्डस सब्सटेंस या वेस्ट। नेक्स्ट इज द कोरोसिव। तो कोरोसिव क्या होते हैं, ये एसिडिक भी हो सकते हैं या फिर एल्कलाइन भी हो सकते हैं, और ये इजीली जो है रेडली कोरोड हो जाते हैं या फिर ये डिजोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसी भी फ्लैश या मेटल के साथ या अदर मटेरियल के साथ, और ये हार्म कॉज कर सकते हैं ह्यूमन को भी और इन्वायरमेंट को भी। लास्ट वन इज द डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट। तो वो हैजर्डस वेस्ट जो इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं, उनको भी हमें ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो अगर ये सब्सटेंसेस रिलीज हो जाएं इन्वायरमेंट के अंदर या फिर ये जो है इनका इन्वायरमेंट के अंदर बुरा प्रभाव हो, जैसे कि बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को अगर एक्यूमुलेट कर लिया जाए, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गए या कोई केमिकल्स हो गए किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन जो होती है
वो उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस केमिकल को, उस हैजर्डस वेस्ट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और कम मात्रा में धीरे धीरे उसको लॉस्ट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म या एक्सक्रीशन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायो एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द मस्ट फॉर द जनरेटर और द ऑक्यूपायर टू डू। तो जो वेस्ट को जनरेट कर रहा है, जो वेस्ट को उत्पन्न कर रहा है, तो उसको क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए या करनी चाहिए। तो जो ऑक्यूपायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब सेफ्टी के लिए वेस्ट की, और इन्वायरमेंटल को मतलब हार्मफुल जो इफेक्ट है उस वेस्ट से उसको बचाने में। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो उस वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। जो भी हैजर्डस वेस्ट है या जो भी प्लास्टिक्स वगैरह जो मैंने आपको बताया टॉक्सिक वेस्ट है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। पहला तरीका तो ये होगा कि जो भी अपिभोगी है वो खतरनाक या अन्य अपशिष्टों को सुरक्षित रखे और पर्यावरण पे उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए उसको जिम्मेदार रहना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। दूसरा क्या तरीका है कि या तो वो सेंड कर दे या सोल्ड कर दे किसी भी ऑथराइज्ड एक्चुअल यूजर को, या फिर वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे बाय द यूज ऑफ द ऑथराइज्ड यूजर फैसिलिटी। तो मान लीजिए कोई भी मीन्स किसी भी हैजर्डस वेस्ट को कोई भी पर्सन यूज कर रहा है और उसको तरीका नहीं पता है कि उसको उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, उसको कैसे निपटान करना है, तो उसको कोई अथोराइज डीलर या एक्चुअल जो उस काम को हैंडल करता है, उस वेस्ट को डिस्पोज करता है, तो उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। जो भी ऑक्यूपायर है जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, परिवहन कर देना चाहिए उस वेस्ट का टू एन ऑथराइज्ड एक्चुअल यूजर को। ठीक है। तो जिससे उसने उसको खरीदा है, या तो उसको जाके हैंडल कर दे कि भाई मुझे नहीं आता कि कैसे इसको डिस्पोज करना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए विद द यूज ऑफ द डिस्पोजल फैसिलिटी। नेक्स्ट स्टेप है कि जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, उसका उपाय कैसे करना चाहिए, उसको डिस्पोजल कैसे करना चाहिए वेस्ट को। तो उसके लिए एक ऑपरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है रूल्स के अंदर, तो उसको प्रॉपर ऑपरेटर को उस फैसिलिटी को जो है फॉलो करना चाहिए विद द यूज ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जो भी उसके लिए विशिष्ट जानकारी है उसको वो उसको प्राप्त करे और उसका सुरक्षित भंडारण करे या फिर निपटान करे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ऑक्यूपायर है उसको हैजर्डस वेस्ट को मैनेज करना है, और साथ ही साथ जो उसके अंदर कंटामिनेंट्स हैं उन वेस्ट के अंदर उसको बचाना है कि वो कोई भी एक्सीडेंट ना कर दे इन्वायरमेंट के अंदर या किसी भी पर्सन के साथ, और उसको कोई बुरा प्रभाव ना पड़े किसी के ऊपर। तो एक तरह से उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई भी वेस्ट को हैजर्डस वेस्ट को वो यूज़ कर रहा है तो वो जो ऑक्यूपायर है उसको अच्छे से मैनेज करे, उसको एक्सीडेंट होने से बचाए। नेक्स्ट स्टेप है कि जो पर्सन वर्क कर रहा है किसी भी साइट के ऊपर जो डील कर रही है विद द हैजर्डस वेस्ट, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे उस इक्विपमेंट को यूज़ करना है, और उसको उससे रिलेटेड जो जानकारी है, आवश्यक जानकारी है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड पहले उसको ज़रूर देनी चाहिए ताकि उससे किसी के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप ऑफ द फैसिलिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं, तो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको बोला जाता है कि किस तरह के सुविधाएं जो हैं हैजर्डस वेस्ट को हैंडल करने के लिए प्रोवाइड की गई हैं रूल्स के अंदर। तो दो तरह की हैं, एक तो कॉमन होती है और दूसरी होती है कैप्टिव। दो तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो रूल्स के अंदर मेंशन है। अब कॉमन जो सामान्य है उसमें क्या होता है, तो वो फैसिलिटी होती है जो एस्टैब्लिश की जाती है इंडिविजुअली या जॉइंटली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा, या ऑक्यूपायर के द्वारा, या ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी के द्वारा, या कोई भी एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपायर है तो वो उस कॉमन फैसिलिटी को बनाता है, आइडेंटिफाई करता है, और या फिर वो जो कॉमन फैसिलिटी है वो मल्टीपल ऑक्यूपायर्स के द्वारा भी बनाई जाती है, जो एक्चुअल यूजर्स होते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट के, हैजर्डस वेस्ट को जो ट्रीट करते हैं। तो जो उपयोगकर्ता होते हैं जिनके द्वारा खतरनाक उपचार किया जाता है, तो उनके द्वारा जो ये सुविधा है वो बनाई जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, और वही बताते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है हैजर्डस वेस्ट का, कैसे इसको स्टोरेज करना है, डिस्पोजेबल कैसे करना है। अब बताइए कितने टाइप की फैसिलिटीज होती हैं, और दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए।
सेकेंड टाइप इज कैप्टिव फैसिलिटी। तो कैप्टिव फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जो डेवलप की जाती है विद इन द प्रेमिसेस ऑफ एन ऑक्यूपायर फॉर ट्रीटमेंट। तो जो भी हैजर्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट करता है, उपयोग करता है उसका, उसी के प्रेमिसेस में जो ऑक्यूपायर है, जो उपयोग कर रहा है, वही उस फैसिलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, वही स्टोरेज करता है, डिस्पोजल करता है जो भी वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या फिर ट्रीटमेंट एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो ये सारे स्टेप जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं कैप्टिव फैसिलिटी के अंदर। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। वी विल सी कि जो हैजर्डस वेस्ट होते हैं उसकी स्टोरेज कैसे करते हैं। तो जो ऑक्यूपायर ऑफ फैसिलिटीज होते हैं वो हैजर्डस वेस्ट को स्टोर भी कर सकते हैं, या जो अदर वेस्ट होते हैं फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड कितना वो स्टोर कर सकते हैं, 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए कर सकते हैं। एंड दे शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सेल, कि उनको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि वो हैजर्डस वेस्ट को सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसकी स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, या कोई भी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको एक स्टोरेज के लिए रिकॉर्ड्स जो है अपने पास मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद जो इसकी यूटिलाइजेशन होती है इन वेस्ट की, दे शुड आल्सो मेक द, कि उसको वो कहाँ यूज़ करे उसका भी उनको रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखना चाहिए। तो टाइम टू टाइम जो लोकल अथॉरिटीज़ और स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं वो विजिट करती हैं और देखती हैं कि कैसे ये लोग स्टोरेज कर रहे हैं हैजर्डस वेस्ट की। स्टेप इज हैंडलिंग। तो हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए हैजर्डस वेस्ट की। तो जो ऑपरेटर होता है कॉमन फैसिलिटी का या कैप्टिव फैसिलिटी का, जो मैंने आपको दोनों अभी डिटेल में बताई है, उनको भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखना होता है हैजर्डस का और अदर वेस्ट का। तो कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, आपने देखा होगा कोई भी अगर हैजर्डस वेस्ट होता है तो उसके ऊपर एक मार्क जरूर लगा होता है कि उसकी बिगनिंग मतलब कब से उसने उसको स्टोरेज शुरू किया है, तो उसके ऊपर उसको लेबल बनाना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है हैजर्डस वेस्ट, दोनों लैंग्वेजेस में, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है और एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो ये सब रूल जो है आपको एग्जाम में भी याद रखने हैं, और जब आप ऑफिसर बन जाओगे, एग्जाम क्रैक कर लोगे, उसके बाद भी आपको ये सारे रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी जॉब में। हाउ टू प्रिपेयर एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, कैसे एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार करते हैं रिलेटेड विद द हैजर्डस वेस्ट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन, सबसे पहले कार्रवाई की पहचान करनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, रिस्क ऑफ द लाइक्लीहुड मैपिंग, जोखिम संभावना का मानचित्रण बनाना चाहिए। थर्ड स्टेप है प्रिवेंटिव मेजर्स, दैट इज निवारक उपाय क्या है उसका। नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेजर्स रिलेटेड विद द प्लान, और जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड क्यूरेटिव मेजर्स होने चाहिए। उसके बाद स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो भी कर्मचारी है उनका प्रशिक्षण करना चाहिए। और लास्ट स्टेप क्या है, आउटरीच टू द कंसर्न अथॉरिटी, जो भी संबंधित अधिकारी है उनकी आउटरीच में ये होना चाहिए ये सब प्लान। तो ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये मैं आपसे टेस्ट में पूछ सकती हूँ, उसको आप लर्न कर लीजिए कि कोई भी हैजर्डस वेस्ट से रिलेटेड इमरजेंसी प्लान, अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है। डिटेल में देख लेते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट कैसे की जाती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है, या फिर जो ऑक्यूपायर है, मतलब जिसके पास वो हैजर्डस वेस्ट है, वो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऑपरेटर है उस फैसिलिटी के, कोई भी एसोसिएशन, कंपनी या फैक्ट्री है, तो वो सब जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन करती है साइट की फॉर द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ ट्रांसपोर्ट की, वो सेंडर या रिसीवर दोनों के पास होती है। जो खरीदता है, जो भेजता है, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हैजर्डस वेस्ट को सेफली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए। जो सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी है वो प्रेषक की भी है और रिसीवर की भी होती है। तो परिवहन की जो व्यवस्था है वो वही लोग करते हैं, और जो संबंधित मीन्स राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और परिवहन बोर्ड है, ये दोनों इससे रिलेटेड जो है कंसर्न रहते हैं कि कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। मैं टेस्ट में पूछ सकती हूँ कि कंसर्न अथॉरिटी कौन सी है फॉर द ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, इलाज या परिवहन के लिए हैजर्डस वेस्ट के। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं, और साथ ही साथ हैजर्डस वेस्ट से रिलेटेड भी। तो अगले वाली टेस्ट सीरीज जो आएगी, उस टेस्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, और जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब पुटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो पेपर 1 का होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लाइव में आकर ही उसको सॉल्व कीजिए। पेपर 1 जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है,
और जो भी आपके सिलेबस में रिलेटेड डाटा है विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो सब टेस्ट में रहेगा। तो आप प्रिपेयर करिएगा, डोंट वरी, आपको जितना आता है आप अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है तो आप वहां से सीखिए और उसको अभी लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये एग्जाम की तैयारी के लिए ही है। आफ्टर पेपर 1 के टेस्ट के बाद थ्योरी क्लास होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर कि क्लास किस दिन होगी, और लाइव क्लास में ही आप जुड़िएगा और अच्छे से लेक्चर को सुनिए और सारे डाउट्स अपने क्लियर रखिए, तो ताकि आपको कोई भी बेसिक से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो मेन पर्पस इसी वीडियो का यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो आपके ऊपर है कि आप कितना यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, इन वीडियोज़ को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स के साथ शेयर करिए, सो दैट वो भी जो है इस चैनल से जुड़ सके और उनको एक राइट गाइडेंस मिल सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एस्पायरेंट्स। जय हिंद।